गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे क्या तो डिफ्यूजन कैसे होता है, कैसे गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है हमारे लंग से और इन सब के अंदर कैसे होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है। ठीक है, वैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स पढ़े थे, पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज, जिसमें टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था, ERV पढ़ा था, IRV पढ़ा था, RV पढ़ा था, रेसिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद से हमने कैपेसिटीज पढ़ी थी, दो या दो से अधिक जो वॉल्यूम्स पल्मोनरी वॉल्यूम्स है उनको मिला के तब पल्मोनरी कैपेसिटी बनती है। तो IC पढ़ा था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद से हमने और क्या क्या पढ़ा था, तो वाइटल कैपेसिटीज पढ़े थे, वाइटल कैपेसिटी पढ़े थे और टोटल लंग कैपेसिटी पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्या तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बाद पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर के बाद गैसियस डिफ्यूजन पढ़ेंगे। उसके बाद से लंग्स हार्ट और टिश्यू कैसे एक दूसरे के साथ डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो इनपुट और एक्सपोर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होती है कि जहां से डिफ्यूजन टेक्स प्लेस हो रहा है, तो कौन से बॉडी के पार्ट में डिफ्यूजन टेक्स प्लेस हो रहा है, हमारे कौन सा ये एल्वोलाई के अंदर। तो हम सबसे पहले एक एल्वोलाई की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये एल्वोलाई की स्ट्रक्चर है, ये एल्वोलाई है और एल्वोलाई के बाहर क्या पाई जाती है, इसे भी सेल की फॉर्म में बना देते हैं। ये हमारा क्या है, जो ब्लड वेसल्स आई हैं, कैपिलरीज हैं, दो प्रकार की कैपिलरीज यहाँ पे दिखेंगे आपको, एक तो लेके आती हुई और एक लेके जाती हुई। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा एल्वोलाई है। ठीक है, एल्वोलाई है और एल्वोलाई जो सेल्स से मिलके बनता है उन सेल्स को क्या बोला जाता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। किससे बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। बीच में ये क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का जो स्पेस है इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। किसका, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है यह किस पे टिका होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। हमने ये टिश्यू में पढ़ा हुआ है। तो यानी इसके नीचे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये भी टिश्यू है, ये भी एक प्रकार का टिश्यू ही है। तो टिश्यू के जस्ट नीचे क्या होगा, एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे यहाँ पे भी क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये ब्लड लेके आ रहा है, जैसे यहाँ पे कौन लेके आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है कौन, तो पल्मोनरी आर्टरीज। अभी तो हम इसे कैपिलरीज डायरेक्टली नाम दे देते हैं, कैपिलरीज है। कैपिलरी लेके आ रही है ब्लड, तो हमारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज किससे मिलके बनी हुई होती है, ये भी बनी हुई होती है किससे,
ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि एल्वुलाई जो है, एल्वुलाई के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वह कौन सी पाई जाती है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू पाई जाती है 95%। कितना परसेंट? तो ये पाई जाती है मात्र कितनी परसेंट? 95% पाई जाती है, ठीक है। और एक और प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं क्या? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये पाई जाती है कितना परसेंट? 5%। कितना परसेंट? 5%। और ये मेनली क्या करती है? लेसिथिन का फॉर्मेशन करती है। लेसिथिन का फॉर्मेशन करती है। लेसिथिन क्या करता है? सर्फेस्टेंट का काम करता है, सर्फेस टेंशन प्रोवाइड करवाता है, कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। तो इसे हमें नहीं देखना, ये 5% पाई जाती है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो क्या है कि हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है क्या? एल्वुलाई। और एल्वुलाई जो होती है वो टिकी किस पे रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और साथ ही साथ ये हमारा क्या है? तो ये हमारा कैपिलरीज है। क्या है? कैपिलरी है। और कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड फ्लो जिस कैपिलरी से हो रहा है वो भी किसके मिलके बने हुए हैं? तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू के। तो अगर हम देखें तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन कहाँ कितने दूर में होगा? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन यहां से लेके, यहां से इस पोर्शन से एल्वुलाई से लेके और कैपिलरीज के एक पोर्शन तक का देखा जाएगा। तो इसके बीच में कौन कौन सी आ रही है? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू किसकी? ब्लड वेसल्स की। तो इन तीन चीजों से ही मिलके क्या बनता है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद से सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू है किसका? ब्लड वेसल्स का। ये हमने देखा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। उसके बाद हम क्या देखते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं? एक बीकर है। क्या ये? बीकर है। बीकर है। और बीकर के अंदर क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के। क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है? जैसे कि N2 पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद से क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। CO2 पाए जाते हैं, आर्गन पाया जाता है, ऐसे ऐसे और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करें तो कितना परसेंट है? 78%। ओवरऑल मान लीजिए 100% गैसेस है। क्या है? गैसेस कितने हैं? 100% है। 100% में से नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? 21%। CO2 कितना परसेंट पाया जाता है? 0.42%, ठीक है। और आर्गन कितना पाया जाता है? 0.04, सॉरी 0.04%, ठीक है। और आर्गन कितना पाया जाता है? 1%। तो ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसके? गैसेस के। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि हमने ओवरऑल एयर लिया है, गैसेस लिया है। तो मान लीजिए ये वाला जो है ये आर्गन के लिए है, ब्लू वाला जो है ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है। और रेड वाले जो है वो क्या है? रेड वाले हमारे
CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये मॉलिक्यूल्स है एक बीकर के अंदर प्रेजेंट है, और बीकर मान लीजिए बंद है यहां से, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपना एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। टाइटली पैक्ड बीकर है तो उसके अंदर क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और वो प्रेशर किस पे लगाएंगे, इस वॉल पे। ये क्या है, वॉल है, बीकर की वॉल है। तो ये प्रेशर क्रिएट करेंगे किस पे, इस वॉल पे। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर which create by gaseous molecules over the surface of container। एक कंटेनर है, उस कंटेनर पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, क्या जो गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। पार्शियल प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर विच क्रिएट्स बाय अ गैसियस मॉलिक्यूल्स ओवर द सरफेस ऑफ ए कंटेनर। एक कंटेनर पे जो प्रेशर लगा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसियस के जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। अब देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में इसे रहने देते हैं। एटमॉस्फेयर में हम देखें तो एटमॉस्फेयर में ओवरऑल जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस पार्शियल प्रेशर कितना है, 760 mmHg यूनिट है, ठीक है, mmHg है पार्शियल प्रेशर। अब इसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं क्या, तो नाइट्रोजन मान लीजिए 78% है, तो 760 का 78% कितना हो गया नाइट्रोजन के लिए, 760 का 760 ओवरऑल एटमॉस्फेयर में गैसेस का पार्शियल प्रेशर है, उसके बेसिस पे नाइट्रोजन का कितना पार्शियल प्रेशर हो गया, तो 593 mmHg, ठीक है। ऑक्सीजन अगर 21% है तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 159.6 परसेंटेज निकाल लीजिए। CO2 है 0.04% है, तो इसका आता है 0.3 mmHg, ठीक है। और आर्गन की अगर बात कर लें तो आर्गन है 7.6 mmHg। तो ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो एटमॉस्फेयर के अंदर पाए जा रहे हैं, उनका अलग अलग प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, और ओवरऑल देखा जाए सारे गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर मिला के एटमॉस्फेयर पे लगता है, वो कितना लगता है, 760 mmHg, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर हो गया, तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है, जो गैसेस जो होती हैं ये एटमॉस्फेयर पे कितना प्रेशर अपना लगाती है सी लेवल पे। कौन से लेवल पे, सी लेवल पे। अभी हम सी लेवल पे खड़े हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे पार्शियल प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम माउंटेन पे जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि गैसेस का प्रेशर वहां पे कम होता जाएगा। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड रहता है, पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 9.8 है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, स्पेस में तो जीरो हो जाता है, इस वजह से हम हवा में उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम पार्शियल प्रेशर को मापते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कितने कितने पार्शियल प्रेशर होते हैं, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर हमने देख लिया। गैसेस जो होती हैं ये डिफ्यूजन करती हैं। अब डिफ्यूजन क्या होता है, एक बार ये देख लें। डिफ्यूजन
movement of gases molecules, movement of gaseous molecules from high concentration to low concentration according to concentration gradient through semi permeable membrane. Through semi-permeable membrane is called diffusion. डिफ्यूजन क्या होता है? जो मूवमेंट है किसका? गैसियस मॉलिक्यूल्स का। जो मूवमेंट है गैसियस मॉलिक्यूल्स का, मान लीजिए यह एक बीकर है, ठीक है, यह एक बीकर है और इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो सेमी परमिएबल, परमिएबल, नॉट परमिएबल, अलग अलग प्रकार की परमिएबिलिटी होती है। तो ये मान लीजिए एक बीकर है और बीकर के अंदर हमने क्या लगा रखा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखा है। और इधर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, इधर गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए बहुत ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और एक तरफ जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वह कम है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किधर से किधर होगा? हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किस लिए? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, या फिर परमेबिलिटी। आपने पढ़ा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो वैसे वाटर के केस में ले जाया जाता है। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए कहा जाए तो मूवमेंट होगा, किधर से किधर होगा? इधर से लेके इधर की तरफ होगा। तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का, इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स का होता है और वहीं पे ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स from higher concentration to lower concentration according to concentration gradient through a semi permeable membrane। एक semi permeable membrane प्रेजेंट है और उसमें मूवमेंट हो रहा है किसका? गैसियस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। कहां से कहां? तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन समझ आया? अब हम अगला देखते हैं। अब पार्शियल प्रेशर सेम ऐसा ही होता है, मूवमेंट होता है किसका? गैसेस मॉलिक्यूल्स का। पार्शियल प्रेशर क्या है? मूवमेंट। पार्शियल प्रेशर मूवमेंट ऑफ गैसेस from high concentration to low concentration according to concentration gradient, according to concentration gradient through SPM। इसमें भी वही है, इसमें भी क्या है? मूवमेंट होगा किसका? गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। कहां से कहां होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, अभी हम आगे देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी उस साइड होगा, जिधर कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा
थ्रू एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए होगा। अभी हमने देखा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। तो हमने देखा था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनता है, एल्वोलाई की सरफेस से, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन से, और उसके बाद से जो ब्लड कैपिलरीज आ रही है उसका जो सरफेस पाया जा रहा है उससे। तो मेनली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम मूवमेंट के बेसिस पे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक रफली हार्ट बना रहे हैं, ये हमारा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा है राइट एट्रियम, ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये हो गया। हमें ये मालूम है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे वैसे तो, कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह राइट एट्रियम देता है, किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। और यहाँ पे हमारे मान लीजिए लंग्स प्रेजेंट है, ये हमारे क्या है, लंग्स है, ठीक है। और लंग्स के पास जा रहा है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। कौन जा रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड है हमारा, ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इसमें ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ये जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ गया, कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज लेके जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, ऑक्सीजनेशन किया, लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ये कैसा है, ये क्या है वैसे, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन है। और कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद अब यहां पे देखा जाए, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां दिया, इसने किसको दिया, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। लेफ्ट वेंट्रिकल कहां ले जाएगा ब्लड को, टिश्यू के पास। ये क्या है, हमारी टिश्यू है, टिश्यू को ले जाएगा। टिश्यू को कैसा ब्लड देगा, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड मिला, ऑक्सीजनेटेड। लेके कौन गया, आयोटा, आयोटा। और टिश्यू से फिर ब्लड जो है, टिश्यू से फिर ब्लड हमारा आएगा, टिश्यू से फिर ये ब्लड जो है कैरी हो गया, टिश्यू ने क्या दे दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ आया, राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम के पास। कौन लेके जाएगा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा।
सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा क्या ले गए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ले गए कहाँ पे? राइट एट्रियम के पास। हमें क्या पढ़ना है? यहाँ का स्ट्रक्चर पढ़ना है डिफ्यूजन के लिए, और साथ ही साथ यहाँ का भी स्ट्रक्चर पढ़ना है डिफ्यूजन के लिए। इसलिए हमने बताया कि किसके अंदर कौन सी ब्लड्स जा रही है। ये ब्लड जो है कैसी है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड है यहाँ तक, यहाँ से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लड यहाँ आया राइट वेंट्रिकल्स के पास, राइट वेंट्रिकल ने किसको दिया? पल्मोनरी आर्टरीज को। पल्मोनरी आर्टरी जो है आगे ले जाती है ब्लड कहाँ पे? लंग्स के पास, ऑक्सीजनेशन के लिए। वहां पे ऑक्सीजनेशन होता है, फिर यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन हो जाता है ब्लड का। तो ये हमने देख लिया फ्लो ऑफ ब्लड। अब हम एक लंग्स ऑक्सीजनेशन पढ़ते हैं। लंग्स ऑक्सीजनेशन एक चार्ट टाइप का बनेगा, उसे याद करना रहेगा। PO2 और PCO2 की मात्रा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसके? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन हमने अभी देखा था कितना परसेंट पाया जाता है? 159, ठीक है, mmHg। 21% आया था mmHg, ये किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया। वहीं PCO2 कितना पाया गया था? 0.3 mmHg, ठीक है। किसके अंदर ये है? ये हमारा लंग्स के अंदर है, ठीक है। लंग्स एटमॉस्फेयर के अंदर है। अब हम चलते हैं कि कहाँ पे? लंग्स के पास। अब हम चलते हैं कहाँ पे? लंग्स के पास। लंग्स के पास देखते हैं PO2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा? 104, कितना? 104 mmHg, सब में mmHg है। और यहाँ पे किसका? PCO2 का, ऑक्सीजन का कितना रहेगा? 40 mmHg। CO2 का कितना रहेगा? 40 mmHg लंग्स के पास। ये हमारा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना रहेगा? 95 mmHg। कितना रहेगा? 95 mmHg ऑक्सीजनेटेड के पास। और यहाँ पे ये कितना रहेगा? 40 mmHg। कितना रहेगा? 40 mmHg। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो कितनी रहती है?
40 mmHg। कितनी रहती है? 40 mmHg। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जो CO2 की मात्रा रहती है वो कितनी रहती है? 45 mmHg। ठीक है, लंग्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। अब आ गया कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। टिश्यू लेवल पे देख लेते हैं। टिश्यू लेवल पे, टिश्यू में जो होती है वो PO2 कितनी पाई जाती है? 40। ठीक है, और वहीं पे जो PCO2 पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 45 mmHg। जाहिर सी बात है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगी वही तो टिश्यू में भी होगी, टिश्यू में भी तो सेम वही होगी ना, इस वजह से। तो कितना हो गया? 40। और इसी चीज को हम आगे देखते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद हो जाएगा तो आगे का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। हम अभी आगे डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले पीछे वाली चीजें ये सब बतानी जरूरी है। अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर वहां पे डायरेक्ट नाम लिया जाएगा कि हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इतना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसलिए एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। समझ ही नहीं आएगा क्यों है। तो हमने अभी देखा था क्या एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर हमने निकाला था, कैसे निकलता है? परसेंटेज किसकी कितनी है? ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। और वहीं पे जो हमारा CO2 है वो 0.04% पाया जाता है। तो इसके बेसिस पे हमने देख लिया था, परसेंटेज एटमॉस्फेयर का निकल गया। अब ये परसेंटेज लंग्स के अंदर कितने बच जाते हैं? वहां पे था 159.6। अंदर आने के बाद कितना प्रेशर रहता है लंग्स के अंदर? CO2 का, O2 का, सॉरी 104 mmHg। और वहीं पे किसका रहता है? PCO2 का रहता है 40 mmHg। आगे जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये एक्सचेंज हो गया लंग्स, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो गया? 95 हो जाएगा और इसके पास 40 हो जाएगी। अब इसी चीज को हम आगे एक डायग्राम में देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा ये पूरी चीजें। ये हमारा एल्वोलाई है। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज। जो लेके जाएगी ब्लड, ये लंग्स है। मान लीजिए लंग्स का एक एल्वोलाई है, ये क्या है? एल्वोलाई है। और एल्वोलाई क्या है? लंग्स का पार्ट है। तो ये ब्लड जो है इधर से आ रहा है, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आ कहां से रहा है? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से हमने अभी डायग्राम बताया था, उसमें देखा था राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा कहां पे रहा है? तो लेके कौन आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज लेके आ रही है कौन सा ब्लड? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अभी हमने देखा था क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमने कितना देखा था? O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था? 40। और CO2 का कितना था? 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, वहीं पे हम यहां की बात करें तो लंग्स के पास PO2 कितनी है? 104
mmHg, और PCO2 हमने अभी देखा था क्या 40। ठीक है, ये ब्लड इधर से आया, मान लीजिए यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो पार्शियल प्रेशर किसके बेसिस पे मूव करता है? मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे PCO2 कितना है 45, यहाँ पे कितना है 40, यहाँ पे कितना है 40। मूवमेंट किधर से किधर होगा? अंदर से, मतलब ब्लड वेसल से किधर जाएगी? अंदर की तरफ, एल्वोलाई की तरफ। और PO2 कितना है यहाँ पे 40, और वहां पे PO2 कितना है 104, 104। मूवमेंट किधर से किधर होगा? लंग से आ जाएगी ब्लड कैपिलरीज में, मूवमेंट हो गया गैसेस का। अब गैसेस का न्यू पार्शियल प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे? न्यू पार्शियल प्रेशर, न्यू पार्शियल प्रेशर इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सी ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर PO2 और CO2 कितना हो गया? PO2 तो हो जाता है कितना? PO2 40 था, 104 है, यहाँ पे हो जाता है 95। हमने देखा था अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 mmHg, 95 mmHg। और PCO2 कितना हो जाएगा 40 mmHg। तो ये पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे हमने क्या देखा? एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, हायर डिफ्यूजन, प्रतिक्रिया कौन सी चल रही है? डिफ्यूजन चल रही है, और मूवमेंट हो रहा है किधर से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जिधर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा उससे जिधर लो की तरफ होगा कॉन्सेंट्रेशन, उधर मूवमेंट हो जाएगा गैसेस का, डिफ्यूजन सीधे चलेगा। तो डिफ्यूजन हो गया गैसेस का। अब ये ब्लड जो है कहाँ चली जाएगी? राइट, लेफ्ट ऑरिकल्स में पहले जाएगी, पहले लेफ्ट एट्रियम में जाएगी, उसके बाद ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगी, उसके बाद आयोटा से होते हुए और पूरे बॉडी का सर्कुलेट करेगी। फिर वहां से हमने देखा था डबल सर्कुलेशन कैसा होता है। तो ये मूवमेंट हो गया किसका? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का गैसियस एक्सचेंज हमने देखा यहाँ पे कैसे होता है। अब हम आगे चलते हैं। Diffusion of gaseous molecules depends on किस पे डिपेंड है? तो पहला तो डिपेंड है पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे किस पे डिपेंड है? पार्शियल प्रेशर पे। और सेकंड डिपेंडेंट किस पे है? थिकनेस। जितना कम थिक होगा उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा। इसलिए हमारा जो अभी हमने देखा था क्या, एल्वोलाई के अंदर हमने देखा था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन,
और थर्ड हमने देखा था क्या, ये किसका है, एल्वुलाई का, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सिंपल, स्क्वामस, एपिथेलियल टिश्यू। ये किसका है, ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का। इन तीनों की जो मिला के जो थिकनेस होती है वो होती है 0.2 mm की। कितने की, 0.2 mm की। तो जितना ज्यादा थिक होगा, जितना ज्यादा थिन होगा, सॉरी थिन, थिनर, थिनर द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, more easy to exchange of gases। जितना ज्यादा थिन होगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन उतना इजी होगा किसको, गैसियस एक्सचेंज होने में। और दूसरा डिपेंड होता है डिफ्यूजन किस पे, पार्शियल प्रेशर पे। और हमने ये देखा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, बेसमेंट मेम्ब्रेन और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज, ये तीनों मिलके जो थिकनेस करती है, कितना करती है, 0.2 mm का थिकनेस होता है इन सबका मिला के। ये 0.2 याद रखना है। साथ ही ये कौन कौन से मेम्ब्रेन से मिलके बन रहा है, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उधर से उधर मूवमेंट होगा पार्शियल प्रेशर पे, इसलिए डिपेंड है डिफ्यूजन। अब हम एक और चीज देखेंगे, क्या, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो घुलने की क्षमता, किसकी, घुलने की क्षमता कितनी है एटमॉस्फेयर में, जो जितना घुलनशील होगा वो उतने अच्छे से डिफ्यूज कर पाएगा। ठीक है, एक बीकर है, ठीक है, और मान लीजिए इस बीकर में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो अदर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ सॉल्युबिलिटी अच्छी है। जिसकी जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे Hb है, हीमोग्लोबिन है, अगर इसकी घुलने की क्षमता Hb के साथ अच्छी हुई तो ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे डिफ्यूजन डिपेंड करेगा। सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, Hb है, और मान लीजिए एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे भी क्या है, Hb है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ मूवमेंट जो है देखने को क्या मिल रहा है कि ये ज्यादा घुलनशील है, किसके साथ, Hb के साथ, तो और ये वाला कम है, तो डिफ्यूजन जो होगा, डिफ्यूजन रेट होगा, वह डिफ्यूजन किसमें, इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दिस वन। इसमें डिफ्यूजन कम देखने को मिलेगा, लेस डिफ्यूजन, लेस सॉल्युबिलिटी, लेस डिफ्यूजन। more solubility, more diffusion। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी पे। जो जितना सॉल्युबल नेचर का होगा, घुलनशील होगा, वो उतने अच्छे से डिफ्यूजन करने में कैपेबल होगा। अब सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम देख लेते हैं कुछ चीजें। CO2 is 20 to 25 times more soluble than oxygen। ठीक है, CO2 is 20 to 20 times more soluble in hemoglobin, किसमें, in Hb than O2।
O2 की कंपेयर में CO2 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होता है किसमें? ऑक्सीजन में, सॉरी HB में, हेमोग्लोबिन में। और वहीं पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज 200 टाइम्स more soluble than oxygen in HB। HB में CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो 200 गुना ज्यादा सॉल्युबल इन नेचर होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है HB के साथ एज कंपेयर टू CO2 और CO के साथ। अब हम डायरेक्ट चलेंगे आगे, HB के साथ गैसियस एक्सचेंज हम देखेंगे कैसे कैरी कर रहा है। हम ये जानते हैं HB हीमोग्लोबिन जो है यह दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बना होता है, हेम प्लस ग्लोबुलिन। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है किसका? अल्फा एंड बीटा का, 2 अल्फा 2 बीटा एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, और हीम क्या है? हीम दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फिर बच जाता है Fe+2 और पोरफायरिन नहीं, ठीक है, पोरफायरिन रिंग जो होती है उसमें बच जाता है। 2 अल्फा और 2 बीटा से मिलकर बनता है कौन सा? ग्लोबुलिन जो होता है ये 95% पार्ट कैरी करता है किसका? HB का। ये हीम जो है ओनली 5% पार्ट कैरी करता है। यहाँ पे हम देखते हैं साथ ही साथ ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इज बाइंडेड विथ हीम पार्ट ऑफ Fe+2 आयंस। हीम के Fe+2 आयन से कौन बाइंड करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है? हीम+2 से। वही CO2 इज बाइंड विथ ग्लोबुलिन पार्ट एंड फॉर्म कार्ब एमिनो HB हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो। और ये क्या फॉर्म करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन, वहीं पे CO2 जो होता है कार्ब एमिनो HB का फॉर्मेशन करता है। CO2 जो होता है वो बाइंड करता है किससे? ग्लोबुलिन वाले पार्ट से। वहीं पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है किससे? Fe वाले पार्ट से। किसके? तो हीम वाले पार्ट से। ठीक है, ये जानना जरूरी था। One hemoglobin is able to bind 4 oxygen molecules। कितने? एक HB जो होता है वो एबल होता है किससे बाइंड करने के लिए? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने में कैपेबल होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आगे काम आएंगे। एबल टू बाइंड विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एक HB 100 ml, उसके बाद 1 ml ब्लड,
कितना 100 ml ब्लड जो होता है वो कैरी करता है कितना 20 ml ऑफ O2, कितना 20 ml ऑफ O2 कैरी करने में कैपेबल रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है 1 ml ऑफ ब्लड कैरी 1.34 मिलीमोल ठीक है, और इसको जब इनटू करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 20 ml ऑफ ब्लड आ जाएगा, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और एल्वोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज देखेंगे। ये हमारा स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखते हैं किसके पास से कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम किसके लेवल पे देखते हैं, टिश्यू के लेवल पे। टिश्यू लेवल पे कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। मान लीजिए ये एक टिश्यू है, बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक क्या है, आईबीसी है। आईबीसी है और ये हमारा टिश्यू है। हम टिश्यू ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। समझिएगा ध्यान से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, हम क्या लाए हैं, ऑक्सीजनेटेड आईबीसी लाए हैं। इसके चारों तरफ क्या है, प्लाज्मा है। इसके चारों तरफ क्या है, ये क्या है हमारा, प्लाज्मा। एक बात हम बताना भूल गए, 97% कितना, 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वाया आईबीसी। किससे होता है, आईबीसी। 3% वाया प्लाज्मा। कितना, 3% प्लाज्मा। तो ये 3% है यहाँ पे प्लाज्मा के पास, क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 3% है। उसके बाद हम जानते हैं क्या, टिश्यू के पास जो PO2 है और PCO2 है। क्या है, PO2 है और PCO2 है। PCO2 यहाँ पे कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है टिश्यू के पास, 45 mmHg। कितना, 45 mmHg। और वहीं PO2 यहाँ पे कितना है, 40 mmHg। ठीक है, और ये हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके पास PO2 कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए थे हम, कितना है, 95 mmHg। आयोटा
आयोटा से आया है ब्लड, ठीक है, आयोटा से ब्लड आया है, और PCO2 यहाँ पे कितना है, हमने देखा था पीछे 40 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। क्यों, ये अभी कहाँ पे गए थे, लंग्स के पास गए थे, कहाँ पे, लंग्स के पास, लंग्स के पास गैसेस एक्सचेंज हुआ। PO2 लंग्स के पास कितना था, 104, कितना था, 104, और ऑक्सीजनेटेड के अंदर हमने अभी कुछ देर पहले देखा था 95, वहां पे एक्सचेंज हो गया था। वहां पे लंग्स के पास कितना था, 45, क्या था, सॉरी 40 था, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास CO2 कितनी थी, 45। तो मूवमेंट किधर से हो गया, हाइयर से लोअर की तरफ। तो ये कितना, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा कितनी है, 40 mmHg, वहीं पे PO2 की मात्रा कितनी है, 95 mmHg। अब हम इसके बेसिस पे, अब हमने ये भी देखा था सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा देखने को मिलती है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा देखने को मिलती है, HB जो है ज्यादा सॉल्युबल है किसके साथ, HB ज्यादा 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है किसके साथ, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ, ठीक है। अब HB जो लेके आया है, HB 97% HB लेके आया है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसको लेके आया है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन को लेके आया है। तो HbO2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, HbO2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा सॉल्युबल है HB के साथ। HB जो है वह ऐसा है कि वो किसी के साथ भी जुड़ेगा, जिसकी मात्रा जहां पे ज्यादा होगी। इस समय यहाँ पे देखिए किसकी मूवमेंट इधर से इधर हो गया है 45 से, और इधर से अब उधर ले जाना है, तो कैसे जाएगा, HB पहले साथ छोड़ेगा O2 का, तब तो जाएगा ना। HB किसके साथ जुड़ गया, CO2 के साथ, और O2 रिलीज्ड, O2 क्या हो गया, रिलीज हो गया। CO2 कितना परसेंट बाइंड करता है HB के साथ, तो ओनली 23%, कितना परसेंट, 23%। और HB के अंदर वाटर की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। जो हमारा RBC है, RBC के अंदर पानी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अभी पूरा डिफ्यूजन नहीं हुआ, ओनली 23% का हुआ है। H2O रिएक्ट करेगा किसके साथ, CO2 के साथ बाइंड करेगा, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म कर देगा, H2CO3, ठीक है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, क्या होगी, रिएक्शन होगी, इसका हम थ्योरी पूरा लिखवा देंगे, H2CO3 के फॉर्म में होगा। अब क्या बच जाएगा, H प्लस HCO3 माइनस, ये फिर से स्प्लिट हो गए, अलग अलग बच गए, ठीक है। अब ये जो H प्लस है, H प्लस जो है वह फिर से रिएक्ट करेगा, HbO2 प्लस H प्लस, और इस बार बनेगा HbH प्लस प्लस O2 फिर से रिलीज हो गया, कितना परसेंट, तो 74%, 74% यहां पे O2 रिलीज हुआ, 23% O2 यहां पे रिलीज हुआ। अब फ्री O2 है
ये फ्री O2 कहां पहुंच जाएंगे? जहां पे पार्शियल प्रेशर कम है, यहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 है। ये O2 कहां चले गए? यहां पे, ये भी निकल के चला गया। दोनों O2 कहां पहुंच गए? 74% और 23%, कितना हो गया? 97%। तो 97% आरबीसी जो है लेके आया था। क्या लेके आया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था। कितना? 97%। फिर से समझिएगा, हमने टिश्यू के लेवल पे देखा है सबसे पहले, अब हम एल्वुलाई के लेवल पे भी देखेंगे अगले पार्ट में। तो हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखा टिश्यू के लेवल पे। टिश्यू के लेवल पे हमने टिश्यू को लिया और टिश्यू के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा? PO2 कितना है? 40 mmHg है। और PCO2 कितना पाया जाता है? क्योंकि PCO2 45 देखने को मिला। और जो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए थे आयोटा से टिश्यू के पास पहुंचाने के लिए, उसके अंदर PO2 की मात्रा कितनी थी? 95 mmHg। और PCO2 की मात्रा कितनी थी? 40 mmHg। ठीक है, यहां तक समझ आया बच्चों? फिर आगे देखो क्या हुआ। फर्स्ट क्या हुआ, हम ये जानते हैं सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी HB के साथ किसकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से बनती है? CO2 के साथ। ठीक है, किसके साथ? CO2 के साथ। तो CO2 हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट कर गया, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जैसे ही CO2 ने देखा भाई इधर पार्शियल प्रेशर कम है और इधर ज्यादा है, मूवमेंट करता है इधर, HB के पास आके CO2 खड़ा हो गया और कहने लगा भाई हमें भी जगह है तो रहने के लिए। अब HB जो है वो कैसा है? उसने क्या किया? साथ छोड़ दिया किसका? ऑक्सीजन का। जैसे ही उसने देखा CO2 को तो कहा CO2 का हाथ पकड़ेगा, CO2 का हाथ पकड़ लिया उसने, CO2 के साथ बॉन्ड बना लिया। कितने परसेंट? तो 23%। कितने परसेंट? 23% CO2 बाइंड करने में कैपेबल होता है किसके साथ? HB के साथ। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? कार्ब एमिनो। अभी हमने लिखा था कुछ देर पहले, HB कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि एमिनो ग्रुप के साथ जुड़ा है। हमने बताया था कि हीम O2 जो है वो किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन जो है वह जुड़ता है Fe वाले पार्ट से, आयरन वाले पार्ट से, और वहीं पे जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो जुड़ता है किससे? CO2 से। CO2 से जुड़ गया और इसने ये फॉर्म कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है कि अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलेगा, डीएसोसिएशन देखा जाए तो फर्स्ट डीएसोसिएशन किसके लेवल पे होता है? किसकी वजह से होता है? HbO2 का फर्स्ट डीएसोसिएशन होता है किसकी वजह से? CO2 की वजह से। किसकी वजह से? CO2 की वजह से। यहां पे लिख देते हैं ऑक्सीजन HB, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसकी वजह से? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? CO2। फर्स्ट कौन सा है? CO2। उसके बाद हम ये जानते हैं, क्या इसको लैंग्वेज में लिखा जाएगा वैसे तो, जो हमारा HB है, जो हमारा RBC है, RBC के अंदर क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छे मात्रा में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाटर। और वाटर जो है डायरेक्ट रिएक्ट करता है किससे? CO2 से। घुलनशील होता है वाटर जो है, वाटर और CO2 की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो वाटर CO2 के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में? तो आरबीसी के पास एक और चीज पाई जाती है, क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। यह कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या फॉर्म पकड़ देता है? H2CO3। ठीक है, और H2CO3 जो होता है फिर से रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ, और स्प्लिट कर देता है, फिर टूट जाते हैं ये किसमें? H+ और CO2 HCO3 माइनस। यहाँ पे एक और रिएक्शन होती है, क्या? तो ये जो HCO3 है यह मूव कर जाता है कहां? प्लाज्मा के अंदर। कहां? प्लाज्मा के अंदर। और ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द आरबीसी, आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी होने की वजह से आरबीसी के अंदर डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है? आरबीसी के अंदर किसकी डेफिशिएंसी होगी? नेगेटिव चार्जेस की। नेगेटिव चार्जेस किधर से किधर चले गए? आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ चले गए। अब यहाँ पे क्या होगा?
कि जो Cl माइनस की संख्या हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्लोराइड मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। क्लोराइड जो है अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोला जाता है? क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि HCO3 माइनस नेगेटिव चार्जेस ब्लड से आरबीसी से कहां चले गए? प्लाज्मा के अंदर। जब प्लाज्मा के अंदर जाते हैं तो आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए कौन आता है? क्लोराइड चार्जेस जो प्लाज्मा के अंदर पाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जा रहे हैं, वह अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद से हमने क्या देखा कि जो H+ यहां पे निकला था, जो H+ यहां पे निकला था, जो H+ यहां पे निकला था, वह फिर से किसके साथ? HbO2 के साथ, HbO2 के साथ रिएक्ट करता है H+ और Hb बना देता है किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में। तो या ऑक्सीजन Hb डीएसोसिएशन, सेकंड कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है? H+ आयंस। CO2 फर्स्ट, H+ सेकंड। उसके बाद देखा जाए तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे ही तो हो रहा है ना। अब यहाँ पे टूट गए, टूटने के बाद मूवमेंट डीएसोसिएशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है? पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 95 है, यहाँ पे कितना है? 40 है। मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है? आरबीसी से टिश्यू की तरफ। तो पार्शियल प्रेशर था, फर्स्ट ये था, सेकंड डीएसोसिएशन के लिए Hb और O2 का, और थर्ड क्या है? थर्ड हमारा डीएसोसिएशन के लिए हो जाएगा क्या? पार्शियल प्रेशर। और जाहिर सी बात है ये प्रोसेस कौन सी चल रही है? एक प्रकार से यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन चलेगा, एनर्जी निकलेगा, एटीपी निकलेगा, एटीपी निकलेगा तो साथ ही साथ क्या निकलेगा? हीट निकलेगा, हीट निकलेगा तो वहां की टेम्परेचर बढ़ के आएगी जो भी टिश्यू के पास। तो हाई टेम्परेचर की वजह से भी डीएसोसिएशन में हेल्पफुल रहता है। तो इन चार की वजह से डीएसोसिएशन होता है किसका? Hb और O2 का। हाइड्रोजन सॉरी Hb मतलब हीमोग्लोबिन, और साथ ही साथ ऑक्सीजन का जो डीएसोसिएशन होता है वह चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से होता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है CO2, जो यहां पे हमने देखा था। CO2 की वजह से क्यों हुआ? क्योंकि HbO2 जो है, HbO2 फिर से एक बार देख लेते हैं। HbO2 जो है वह CO2 में CO2 जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है किसके अंदर? Hb के साथ बॉन्डिंग बनाने में। हमने अभी ये लिखा था 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है किसकी? बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी किसकी होती है? CO2 की ज्यादा होती है किसके साथ? तो Hb के साथ। ये हमने देखा था। और हमने ये देखा था पार्शियल प्रेशर की बेसिस पे मूवमेंट होता है गैसेस का, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन था CO2 का। CO2 मूव कर गया टिश्यू से कहां पे? आरबीसी के पास, रेड ब्लड सेल्स के पास जैसे ही आता है तो HbO2 सबसे पहले किसको बॉन्ड को तोड़ देता है? CO2 जो है वो तोड़ता है HbO2 के बॉन्ड को और अपने साथ कार्ब एमिनो Hb का फॉर्मेशन कर देता है। कार्ब एमिनो 23% यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, वहीं पे HbO2 जो है यहाँ पे भी फिर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, और ऐसे करके इनका मूवमेंट हो गया। फिर H+ यहाँ पे रिलीज होते हैं, वो H+ HbO2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और Hb H++ O2 यहाँ पे रिलीज हो जाता है। O2 कितना? 74%। अब ये हमने ऑक्सीजन किसको दे दिया? टिश्यू को दे दिया, ठीक है। और यहां से हमने क्या लिया है साथ में? CO2। क्या लिया है? CO2 को लिया है। यहां पे भी CO2 को लिया है, लेके चल रहे हैं हम, CO2 को लेके चल रहे हैं अपने साथ। अब ये CO2 कहां पे जाएगा? लंग्स के पास। अब कहां पे जाएगा? एल्वलाई वाले सेक्शन पे। वहां पे जाके अब CO2 वहां पे देंगे, और वहां पे ऑक्सीजन, वहां पे हम कैसे अब ऑक्सीजन को फिल करेंगे? यहाँ पे तो हमने लाके डीएसोसिएट किया है, अब एसोसिएशन होगा किसका? ऑक्सीजन का। किसके साथ? Hb के साथ।
और डीएसोसिएशन होगा किसका, HB, और यहाँ पे जो पाया जाता है, और 3% जो है O2 जो है वो डायरेक्ट चला जाता है यहाँ से, ठीक है। 3% O2 जो हम लाए थे प्लाज्मा के अंदर वो भी पहुंच गया, तो 100% क्या पहुंच गया, O2 कहां पहुंच गया, O2 कहां पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक देखा क्या, ये HbCO3 कितना परसेंट होगा, 70% प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। 23% ये रहा, 70, 80, 90, 93% हो गए। 7% CO2 जो है वो प्रेजेंट होगा कहां पे, 7% प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो CO2 है हमारा वह मूव करेगा, अभी हम उसका भी देखते हैं। इसका अब लैंग्वेज लिख लेते हैं 10 मिनट में। Firstly, we know that CO2 is more soluble with HB, यह हम जानते हैं क्या। Firstly, we know that CO2 is more soluble with what, with hemoglobin, ठीक है, HB। So and partial pressure PP, partial pressure of CO2 in tissue will higher than oxygenated blood। सही बात है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 की जो पार्शियल प्रेशर है वह कम देखने को मिलती है, किसकी प्रेजेंस में, टिश्यू की प्रेजेंस में, टिश्यू में ज्यादा होती है। सो CO2 मूव फ्रॉम टिश्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के साथ मूव कर गई, ठीक है। ऑक्सीजन CO2 मूव कर गई। अब देखिए थर्ड पॉइंट, नाउ CO2 in RBC form react with HbO2, and form HbCO2 plus O2। 23% CO2 bind with HB, ठीक है। HB के साथ कितना परसेंट, 23% हो गया, एंड 23% O2 is released from tissue from oxygenated RBC or blood to tissue। 23% ऑक्सीजन को हमने पहुंचा दिया सबसे पहले कहां पे, ऊपर, मतलब टिश्यू के पास, ठीक है। अब देखिए देन क्या होता है, इनसाइड RBC much amount of H2O water is present। The water
react with CO2 and form H2CO3 in the presence of carbonic anhydrase एंजाइम। किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में फर्स्ट रिएक्शन हो गया। ठीक है, क्या बना? H2CO3। ठीक है, ऊपर से मिटाना पड़ेगा। तब तक ये वाला लिखिए आप लोग। अगेन H2CO3 react H2CO3 break in H plus and HCO3 minus in presence of कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, now the HCO3 minus move from RBC to plasma due to this negative charges in RBC will decreases the decreased charges मिटाना पड़ेगा। The decrease maintained by Cl minus influx of Cl minus charges from plasma to RBC। RBC से प्लाज्मा से RBC का इन्फ्लक्स हो गया Cl का। ठीक है, ये मेंटेन हो गया एंड दिस रिएक्शन called or this shift called chloride shift। क्लोराइड शिफ्ट जाहिर सी बात है किसकी वजह से होता है? जब कौन सा HCO3 माइनस जो है मूव कर जाता है आरबीसी से किसकी तरफ? प्लाज्मा की तरफ। तो इस चीज को नेगेटिव चार्जेस कहां पे कम हो गए? आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर नेगेटिव चार्जेस को मेंटेन करने के लिए Cl माइनस जो है वो प्लाज्मा से किसकी तरफ आता है? इन्फ्लक्स हो जाता है यहां पे आरबीसी के पास। ठीक है, H plus ions react with,
यह H प्लस कौन से है? जो H3O3, ये वाला जो H प्लस है ये है H प्लस आयंस react with HbO2 and form HbH plus and O2 released. O2 रिलीज हो गया, फिर से O2 फिर से डीएसोसिएट हो गया किसके साथ? Hb के साथ, और O2 फिर से रिलीज्ड O2 मूव फ्रॉम RBC रेड ब्लड सेल्स टू टिश्यू। कहाँ पहुंच गया? टिश्यू में 97%। कितना? 97%। ये कितना था? 74%। और 23% वो था, तो टोटल कितना हो गया? 97% O2 reached from hemoglobin to tissue। ऐसे लिखते हैं 97% O2 transported from hemoglobin to tissue and 3% moves from plasma। 3% O2, 3% O2, 97%, 100% का मूवमेंट देखने को हमने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम, ये था किसके लेवल पे? टिश्यू के लेवल पे। अब एल्वोलाई के लेवल पे देखते हैं। ये हम जानते हैं क्या? 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 20 ml O2। ठीक है, 20 ml O2 लेके आते हैं। 100 ml में 20 ml आता है। ओनली 5 ml O2 is exchange। जो एक्सचेंज हुआ था अभी, वह कितने परसेंट का हुआ था? ओनली 5% O2 is exchange। रिमेनिंग 50 ml O2 is present in deoxygenated blood। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास कितना O2 है? अभी भी 15 ml। और साथ ही साथ अब इसके पास क्या है? तो 23%। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो क्या है? ये मान लीजिए हमारा डी कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? 15 ml, तो इसमें ऑक्सीजन ही है अभी। 23% क्या है? HbCO2 की प्रेजेंस में है। ठीक है, उसके बाद 70% ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में हो रहा है? HCO3
माइनस की प्रेजेंस में, और 7% किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, प्लाज्मा में। ये क्या है, CO2 है, CO2 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मूव कर रहे हैं किसके फॉर्म में, 23% तो HbCO3 की फॉर्म में जा रहे हैं और HCO3 की फॉर्म में जा रहे हैं, कितने 70% जा रहे हैं और 7% प्लाज्मा में जा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें किसके अंदर पाई जा रही है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर पाई जा रही है। अब इनका हम देखेंगे एक्सचेंज कैसे होगा एल्वोलाई के लेवल पे। ज्यादा बड़ा हो गया, बन नहीं पाएगा फिर। ये हमारा क्या है, एल्वोलाई। एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर हम गैसेस का मूवमेंट देखेंगे। पहले हम एक HB का अच्छा से डायग्राम बना ले। ये हमारा HB है, कैसा HB है, वहां पे कैसा था, ऑक्सीजनेटेड। ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। ये लेके कौन आया है, लेके कौन आया है, राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स याद है, राइट वेंट्रिकल लेके आया था ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये है क्या वैसे हमारा RBC। ठीक है, और इसके चारों तरफ ये क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। यहाँ पे PCO2, PO2, PO2 की मात्रा वहां पे देखिए, वहां पे क्या था, वो CO2 की मात्रा ज्यादा थी तो उसका मूवमेंट हुआ था। यहाँ पे O2 पहले, O2 की कितनी है पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 104 और CO2 की कितनी है 40। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 40 और PCO2 कितना है 43 mmHg है। अब देखिए सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, यहां से मूवमेंट करेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का मूवमेंट सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। तो हम पानी पी लें। HbH+ जो हमने बनाया था कुछ देर पहले, वह अब रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ। किसके साथ, O2 आया है सबसे पहले। यहाँ पे O2 की पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। O2 का डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन पहले हो जाता है, क्यों, जिधर से डिफ्यूजन होना है उधर से हो गया। लेकिन CO2 तो अभी बाइंड फॉर्म में है और सॉल्युबिलिटी उसकी HB के साथ ज्यादा है तो वो इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं। तो HbH+ हो गया, O2 के साथ बॉन्ड हो गया और यहाँ पे बन गया HbO2 प्लस H+। अब ये H+ कहाँ हो गए, खाली हो गए। क्या हो गए, खाली हो गए। और जो वहां पे 74% ऑक्सीजन की बाइंडिंग हुई थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 74% ऑक्सीजन जो है बाइंड हो गया किसके साथ, HB के साथ। जो वहां पे 74% रिलीज किया था, कितना परसेंट रिलीज किया था,
अरे भाई जाहिर सी बात है 97% लेके गया था, तो अब कैरी भी कर रहा है ना, अब यहाँ पे कैरी कर रहा है। वहां पे उसने अनलोडिंग की थी, यहाँ पे लोडिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, लोडिंग हो रही है। वहां पे क्या हुई थी, अनलोड हुआ था। और एचबी जो है वहां पे 74% O2 जो है रिलीज हुआ था, 74% O2 रिलीज हो गया था, कहां से, एचबी से। और कहां पहुंचा था, टिश्यू के पास पहुंचा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एचबी जो है वो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। अब ये लोड हो गया कितना परसेंट, 74% इसने लोड कर दिया है। अब ये जो H प्लस है, H प्लस रिएक्ट करेगा किसके साथ, SCO3 माइनस के साथ। किसकी प्रेजेंस में, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ही होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में होगा। और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O प्लस CO2, CO2 बन गया कितना परसेंट, CO2 70%, कितना परसेंट, 70%, 70% CO2 यहाँ पे बन गया है, ठीक है। और 70% CO2 अब वहां जाएगा, और यहां से यहां आ रहा है, पार्शियल पे से यहाँ पे 40 है, 45 है। एल्वुलाई के पास कितनी है, यहाँ पे अनलोडिंग हो रहा है सबका, वहां पे लोडिंग हुआ था, लेकिन एचबी के साथ यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका अनलोडिंग हो रहा है, CO2 का, CO2 अनलोड हो रहा है किससे, HbCO3 यहाँ पे फॉर्म किया। HbCO3 जो हमने बनाया था 70% जो प्लाज्मा के पास था वह अंदर आ गया है। अब SCO3 फिर से कहां पे आ जाता है, एल्वुलाई के पास आने के बाद SCO3 माइनस जो है अंदर आ जाता है। और क्लोराइड जो Cl जो अभी आया था कुछ देर पहले, Cl को हमने लिया था किसके लिए, नेगेटिविटी मेंटेन करने के लिए। अब ये Cl दोबारा से बाहर चला जाएगा, Cl चला गया बाहर, क्लोराइड शिफ्ट जो हमने किया था वो रिवर्स हो गया, क्लोराइड अब यहाँ पे बाहर चला गया, ठीक है। अब HCO3 जो है रिएक्ट किया कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, क्या फॉर्म किया, H2O प्लस H2CO3 CO2। अब ये CO2 कहां चला जाएगा, यहाँ पे लंग्स के पास। एक और रिएक्शन अब बची है बस, HbCO2 हमने फॉर्म किया था पहले, जो साथ छोड़ा था ऑक्सीजन का। मान लीजिए ऑक्सीजन जो है कैसा था, उस समय गरीब था, ठीक है, ऑक्सीजन उस समय गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, Hb ने उसका साथ छोड़ दिया था। क्या किया था, Hb उसका साथ छोड़ देती है और किसके साथ चली जाती है, घूमने फिरने खाने के लिए, CO2 के साथ। CO2 के साथ रिलीज हो गई, निकल गई। CO2 ने वहां पे बाइंडिंग किया और CO2 ने फिर बाइंड कर लिया, और O2 वहां पे कहां पहुंच जाती है, टिश्यू के पास। अब यहाँ पे क्या है, लोडिंग हो रही है किसकी, CO2 की, O2 की, O2 लोड हो रहा है, वहां पे अनलोड हुआ था। अब यहाँ पे फिर O2 रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, HbO2 प्लस CO2। कितना परसेंट, कितना परसेंट HbCO2, 23% की थी, ये कितना था, 23% आया था अभी। HbCO2 की फॉर्म में कार्बोनिक एन कार्बन एन, ये क्या था, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना परसेंट आया था, 23%। ये 23% अब रिलीज हो गया, ठीक है, 23% जो है रिलीज हो गया। ये भी कहां चला गया, CO2 कितना परसेंट पहुंच गया, एक 70% पहुंच गया, ठीक, एक 23% पहुंच गया। और 7% जो था कहां पे, प्लाज्मा के पास, 7% कहां पे था, प्लाज्मा के पास, प्लाज्मा से फिर चला गया यहां, प्लाज्मा से भी पहुंच गया 7%। टोटल कितना हो गया, 100% CO2 पहुंचा दिया, वहां पे 100% O2 पहुंचाया था, ऑक्सीजन टिश्यू के पास 100% पहुंचाई थी, 100% CO2 यहाँ पे पहुंचा दिया। और देखिए लोडिंग जो हो रही है किसकी, O2 की, O2 की यहाँ पे लोडिंग हो रही है, 74% यहाँ पे लोड हो गया O2,
23% यहाँ पे लोड हो गया O2। टोटल HB के अंदर कितना हो गया, 97% लोड हो गया O2। और O2 3% कहाँ पे लोड हो जाएगा, प्लाज्मा के अंदर। कहाँ पे, प्लाज्मा के अंदर। और अब ये चलता रहेगा, प्रोसेस जो है चलता रहेगा, ऐसे ही कंटिन्यू में रहेगा। समझ आया, एक बार और समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, पार्शियल प्रेशर हमने पहले ही देख लिया था, क्या एल्वोलाई के पास PCO2 की कितनी है, 40 है, और PO2 कितना है, 104 है। ठीक है, ये हमने देखा था, 40 है और 4 है, 104 है। ठीक है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लेके आए हैं, कहां से लेके आए हैं, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है। इसके पास क्या क्या चीजें हैं, तो PO2 कितना है इसका, 40 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40 है, और PCO2 कितना है, 45 है। ठीक है, हमने टिश्यू के लेवल पे जो चीजें देखी थी, यहाँ पे उल्टा हो रही है। वहां पे क्या हुआ था, ऑक्सीजन का अनलोडिंग हुआ था और CO2 का लोडिंग हुआ था। यहाँ पे O2 का जो होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, लोडिंग होता है, और CO2 का अनलोडिंग होता है। अब कैसे, तो देखिए वहां पे हमने क्या देखा था, क्या क्या फॉर्मेशन हुआ था। सबसे पहले वहां का रिएक्शन क्या था, CO2 बाइंड कर जाता है किसके साथ, HbO2 के साथ, और क्या फॉर्म कर देता है, HbCO2 प्लस O2 कितना परसेंट, तो 23%। ये कितने थे, 23% थे। ये HB में देख रहे हैं, टिश्यू के लेवल पे हम देख रहे हैं, ये हम एल्वोलाई के लेवल पे देख रहे हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन वहां की थी। सेकेंड रिएक्शन वहां की क्या थी, H2O रिएक्ट करता है किसके साथ, H2O बाइंड करता है किसके साथ, CO2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है। रिवर्सिबल मतलब बार बार आएंगी जाएंगी, ऐसा टूटेंगी, रिवर्स हो सकती है, रिवर्स में फिर से जाएंगी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या फॉर्म हुआ था, H2CO3, और फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या फॉर्म हुआ था, H+CO3 HCO3 माइनस, यही फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये जो H+ है, ये फिर से आया था किसके साथ, HB के साथ। HbO2 बॉन्ड थे, अनलोडिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो H+ के साथ रिएक्ट करके और क्या बना देता है, HB H+ प्लस O2। 74% यहाँ पे हमने अनलोडिंग कर दी थी ऑक्सीजन की, और 23% यहाँ पे कर दी थी। टोटल हो गया 97%, और 3% हमने प्लाज्मा से दे दिया था डायरेक्ट। ठीक है, 3% किसके साथ गया था, प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा से गया था। अब हमने क्या देखा, ये हमने किसके लेवल पे बनाया है, टिश्यू के लेवल पे। तो टिश्यू के पास हमने पहुंचा दिया क्या, 23% ऑक्सीजन भी पहुंचा दिया, फिर 74% ऑक्सीजन पहुंचा दिया, फिर 3% ऑक्सीजन पहुंचा दिया। टोटल 100% ऑक्सीजन किसको दे दिया, टिश्यू को दे दिया। और हमने CO2 को बाइंड कर लिया। क्यों, वहां पे क्यों बाइंडिंग हुई, क्योंकि CO2 जो होता है अच्छा बॉन्ड बनाता है, अच्छी सॉल्युबिलिटी मेंटेन करता है किसके साथ, HB के साथ। तो HB के साथ उसने बॉन्ड बनाया, 23% यहाँ पे बनाया, और HCO3 माइनस जो है, वाटर भी प्रेजेंट होती है आरबीसी के पास, रेड ब्लड सेल्स के पास पानी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, उसके वजह से रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। आरबीसी के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम पाया जाता है एक्सेसिव अमाउंट में। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में फॉर्म हुआ, ये दोबारा चला गया कहाँ पे, प्लाज्मा के पास, और Cl जो है अंदर आ गया था, इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट वहां पे देखने को मिला था। ये H+ जो फ्री H+ निकला है हमारा, वह O2 के साथ फिर से बाइंड करता है। और हमने एक और चीज देखी थी, O2 और HB डीएसोसिएशन कर्व, डीएसोसिएशन किसकी प्रेजेंस में, सॉरी, फर्स्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में, सेकंड होता है H+ की प्रेजेंस में, थर्ड होता है पार्शियल प्रेशर की प्रेजेंस में,
और फोर्थ होता है टेम्परेचर की प्रेजेंस में। टेम्परेचर हाई है तो डीएसोसिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी क्या देखा था कि डीएसोसिएशन हो गया किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, दो जगह पे हो गए, तो 97% और 3% चले गए। यहाँ पे बाइंडिंग कर ली किसने, 23%। यहाँ पे HbCO2 की फॉर्म में हो गया, और H+CO2 3 की प्रेजेंस में यहाँ पे बाइंडिंग हो गया, वो हमने देख लिया। उसी चीज को हमने यहाँ पे फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अनलोडिंग जो हुआ था, यहाँ पे लोडिंग किया, और जो यहाँ पे लोडिंग हुआ था उसको अनलोड कर रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, HbH+, यहाँ पे निकला था, HbH+, ये रहा HbH+, और ये O2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन हुआ था। अब यहाँ पे वही चीज हमने फिर से बना दी, तो HbH+ यहाँ पे 74% गया था, तो 74% बाइंडिंग हो गई किसके साथ, Hb की O2 के साथ बाइंडिंग हो गई, ये लेके चला गया। ठीक है, अब ये H+ जो फ्री H+ निकला था, जो यहाँ पे निकला था हमारा H+ फ्री में निकला था, H+ अब फ्री है, अब फिर से ये इसके साथ बाइंडिंग करता है, किसके साथ, HCO3 माइनस के साथ। ठीक है, और क्लोराइड शिफ्ट यहाँ से फिर से क्लोराइड जो है, जो अंदर आया था वो बाहर चले जाते हैं, क्लोराइड शिफ्ट फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन हो जाता है, H2O प्लस CO2। CO2 कितना, 70%, कितना 70%, 70% यहाँ पे निकला था, और ये हमने देख लिया HCO3 यहाँ पे 70% के फॉर्म में है, कितना 70% के फॉर्म में है। ठीक है, तो 70% यहाँ पे निकल गया। फिर HbCO2 सबसे पहला वाला रिएक्शन, HbCO2 और O2 रिएक्शन हुआ था, अब हमने फिर से इसको फॉर्मेशन कर दिया। यही चीज फिर यहाँ पे चलेगी, फिर यहाँ पे चलेगी, ऐसे चलता रहेगा। एसोसिएशन, डीएसोसिएशन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो गैसेस का है, ये ऐसे ही कंटिन्यू वे में रहेगा। इसको भी हम लिख लेते हैं। ऑन एल्वोलाई लेवल, किसके लेवल पे देख रहे हैं, एल्वोलाई के लेवल पे देख रहे हैं। वहां पे किसके लेवल पे देखे थे, टिश्यू के लेवल पे देखे थे। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 and O2 in alveoli is CO2 की कितनी है, 40 mmHg, और O2 की है 104 mmHg, and in deoxygenated blood partial pressure of CO2 and O2 is, CO2 की कितनी पार्शियल प्रेशर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 45 mmHg एंड 40 mmHg। ये हो गया रिस्पेक्टिवली। क्या देखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वोलाई, पार्शियल प्रेशर CO2 में कितना है, 40 है, और 104 है mmHg, ये रिस्पेक्टिवली है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के पास कितना है पार्शियल प्रेशर CO2 और O2 का, 40 और ये है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट केस देखते हैं क्या हुआ था। H+ जो आयंस वहां पे निकले थे वह सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। H+ हमने निकाला था, किससे निकाला था, Hb से। HbH+ रिएक्ट करते हैं किसके साथ, O2 के साथ। और क्या फॉर्म होता है, HbO2 प्लस H+ रिलीज हो गया, ये H+ रिलीज हो गया। ठीक है, H+ रिलीज हुआ। सेकंड केस में क्या देखा हमने,
जो H प्लस है ये किसके साथ बाइंड करता है, HCO3 माइनस के साथ, प्लाज्मा से आ चुका है, ठीक है। और क्या किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन। क्या बन रहा है, H2O प्लस CO2, कितना परसेंट, 70%, 70%, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या फॉर्म हुआ था, जो हमने फॉर्म किया था HbCO2 प्लस O2, एक रिएक्शन ये हुई, और इसमें क्या हुआ, HbO2 प्लस CO2 फिर से यहाँ पे रिलीज हुआ, कितना परसेंट, 23%। इसी चीज को लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। तो यही रिएक्शंस हुए हैं, 70% और 23%, 93 और 7% CO2 ट्रांसपोर्ट वाया किसके द्वारा जा रहे हैं, प्लाज्मा के जरिए, वाया प्लाज्मा, प्लाज्मा के जरिए एक्सचेंज हो गया। तो यही हमने देखा था, क्या कि हमने क्या देखा था, जो चीजें एसोसिएट और डी एसोसिएट हुई थी कहां पे, वहां पे। अच्छा, अगर हम पूछे O2 एसोसिएशन, O2 के एसोसिएशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की सबसे पहले संख्या ज्यादा होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने देख लिया था, जो भी वहां पे डी एसोसिएट हुए थे यहाँ पे एसोसिएट हुए, और जो वहां पे एसोसिएट हुए थे यहाँ पे डी एसोसिएट हो जाते हैं एल्वुलाई के लेवल पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 1.5 घंटे से ज्यादा की क्लास हो चुकी है, ठीक है बच्चों। फिर हम कल मिलते हैं, फिर हम इसे एक बार फिर से बताएंगे एसोसिएशन और डी एसोसिएशन, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे कल के लिए, ठीक है।